बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चांदनी रात थी और दूर दूर तक हर चीज बेहद साफ दिखाई दे रही थी। वो न्यूज़ एजेंसी के दफ्तर से छुट्टी करके घर जा रहा था। रात के 2 बजे का टाइम था। वो अपनी खटारा बाइक को भगा रहा था। जिस सड़क पर वो जा रहा था इसके दोनों तरफ घने दरख्त थे। वो हौले से गुनगुनाता जो ही मोड़ मुड़ा तो इसको अपने सामने से एक औरत दिखाई दी। इतनी रात गए, ये क्या कर रही है, इसने सोचा। वो जब इसके करीब पहुंचा तो वो इसकी खूबसूरती में खो गया। वो 21 साला जवान लड़की थी और सुर्ख साड़ी में मलबूस थी। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वकास इसके हुस्न में ऐसा खोया कि पता ही ना चला और बाइक इसी को दे मारी। हुस्न में ऐसा खोया कि ब्रेक भी ना लगा सका और इसने पकड़े जाने के खौफ से बाइक को नहीं रोका और भगाता हुआ निकल गया। और सोच रहा था कि इस हसीना का क्या हुआ होगा। वो लड़की जो एक वैम्पायर थी अब कराह रही थी। गुड्डू अपनी मिसेस के साथ प्राडो में घर जा रहा था कि प्राडो की तेज लाइट्स इसी लड़की पर पड़ी। गुड्डू ने गाड़ी रोक दी। क्या कर रहे हो गुड्डू, साइड से निकल जाओ, पता नहीं किस आफत में पड़ना चाहते हो। ये ना हो कि हमारे गले ही पड़ जाए। गुड्डू नजरअंदाज करता हुआ दरवाजा खोलकर जल्दी से बाहर निकल गया जहां लड़की कराह रही थी। लाइट्स की रोशनी में लड़की का खून फैला हुआ दिखाई दिया। ये तो लगता है एक्सीडेंट हुआ है। गुड्डू ने अपनी मिसेस के साथ उठाकर पिछली सीट पर डाला और गाड़ी का रुख हॉस्पिटल की तरफ कर दिया। वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। रात की ड्यूटी पर 2 डॉक्टर थे। इसे वहां शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने इसके हाथ और पैरों पर प्लास्टर चढ़ा दिया। डॉक्टर ने जब ये काम कर दिया तो गुड्डू ने सोचा कि मौका अच्छा है, हमें निकल जाना चाहिए। ये ना हो कि एक्सीडेंट का इल्ज़ाम हम पर आ जाए। गुड्डू चुपके से निकल गया। डॉक्टर जल्दी करो, मेरी बेटी की हालत खराब होती जा रही है। एक औरत अंदर कमरे में दाखिल हुई। वो बेहद परेशान थी। खातून, आपसे पहले भी कहा है कि खून का बंदोबस्त कर लें, लेकिन आपने तो वो भी नहीं किया। डॉक्टर, कल से मैं और मेरा शौहर खून की तलाश कर रहे हैं मगर किसी भी जगह से नहीं मिला है। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? वो औरत रोते हुए बोली। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। औरत ये सुनकर कमरे से बाहर निकल गई। डॉक्टर अली के जहन में एक आइडिया आया। डॉक्टर फरहाद बोला। दूसरे ने पूछा, क्या आइडिया है? तो वो कहने लगा, हमारे पास जो मरीज हैं इन सब का खून चेक करते हैं तो इसमें से किसी न किसी का खून तो मिल ही जाएगा। खून की ज़रूरत तो इस बेटी को है, बाकी तो सब नॉर्मल हैं। क्या ख्याल है तेरा? लेकिन जो लोग तेज़ी से ठीक हो रहे हैं वो तो किसी की ज़िंदगी भी तो बचानी है। और क्या होगा, 2 दिन की बजाय 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, फिर इस लड़की का चेक करते हैं जो आज बल्कि अभी आई है। उन्होंने ज़ख्मी लड़की का खून टेस्ट किया तो इसका खून ठीक निकला और फिर नींद की दवाई पिलाकर इसके जिस्म से एक बोतल खून की निकाल ली। एक खूबसूरत लड़की को लगा दी। खून इसके जिस्म में जाने के बाद इसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई और इसकी माँ इसे सेब काट कर खिलाने लगी। बस, मुझसे और नहीं खाया जाता। मामा, बेटा, बस थोड़ा सा खा लो। हालत तो देख रही हो ना अपनी। अम्मी, मैं ठीक हूँ और मैं सोने लगी हूँ। इतने में दोनों डॉक्टर अंदर दाखिल हुए और इधर उधर तलाश करने लगे। माहा की माँ ने कहा, क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ? डॉक्टर ने पूछा, रात वाली मरीज़ा क्या यहाँ आई है? नहीं तो डॉक्टर साहब, यहाँ तो नहीं आई। मुझे तो रात को ही शक हो गया था जब इसको औरत और मर्द छोड़कर फरार हो गए थे। ज़रूर कोई चक्कर है। मैं तो हैरान हूँ कि वो गई कैसे।
इसके हाथ और पैर पर तो प्लास्टर चढ़ा हुआ था। यूं लगता है कि कोई इसे उठा कर ले गया हो। लेकिन गेट पर तो चौकीदार होता है, फिर इसकी नज़र में आए बगैर कैसे कोई आ जा सकता है। चलो इस बात को यहीं दबा दें, ये ना हो कि इस घर वाले आ जाएं और मसला बन जाए। माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। वो माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसका बाप एक ऑफिसर था और माँ बीए की तालबा थी। वो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी थी। वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी, मगर इसने कॉलेज जाना शुरू नहीं किया था। बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो चुकी हो। कल से कॉलेज जाना शुरू कर दो, एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। अच्छा, अम्मी ठीक है। आप पहले मुझे बता देती तो मैं यूनिफॉर्म प्रेस कर लेती। अब तो मुझे नींद आ रही है। मेरी जान, तुम सो जाओ, मैं इस्त्री कर दूंगी। रात के 2 बजे का वक्त था तो इसे बेहद प्यास लगी। वो उठी और फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। पूरी बोतल पी कर भी इसकी प्यास खत्म नहीं हुई थी। एक और बोतल भी पी ली, लेकिन वही हाल था। एक और बोतल पी गई, लेकिन प्यास थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। अब तो इसका पेट भर चुका था और मज़ीद पीने की गुंजाइश भी नहीं थी। मगर प्यास, प्यास, अब वो टहलने लगी और अब इसके साथ हर वक्त यही मसला होने लगा। इसके वजूद में एक तशनगी थी। चाहे जितना भी पानी पी लेती, लेकिन प्यास खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 15 दिन होने को थे। लाडली ने अपने अब्बू को बताया तो अब्बू ने मुख्तलिफ किस्म के मशरूब से फ्रिज भर दी। लेकिन इसका मसला अब भी वही रहा था। आज पूरनमाशी की रात थी। माह को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि इसे सख्त प्यास लगी थी, मगर इसने पानी नहीं पिया। वो जानती थी कि पानी से इसकी प्यास नहीं बुझेगी। पूरा जिस्म टूटता हुआ महसूस हो रहा था। प्यास बढ़ती जा रही थी। वो नढाल होने लगी। बाहर सहन में आकर वो हवा लेने लगी। जैसे ही वो सहन में आई और चांद की रोशनी इस पर पड़ी तो जहन इसका माउफ होने लगा। इसे यूं लगने लगा जैसे इसके सर पर कोई बोझ पड़ने लगा हो, कोई अनदेखा साया इस हवा की तरह इसके जिस्म में सरायत करने लगा हो। वो खाली खाली नज़रों से सब कुछ देख रही थी, लेकिन कुछ भी करने की हिम्मत न थी। इसके होश इस वक्त इसके कंट्रोल में ना थे। इस साए ने इसके जिस्म पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। इसने सोचे समझे बगैर सहन का दरवाज़ा खोल दिया और गली में निकल आई और एक तरफ चल दी। इतने में एक चौकीदार की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही इसे चौकीदार नजर आया तो वो नीचे बैठ गई। चौकीदार ने साइकिल रोक ली और बोला, ओए लड़की, कौन हो तुम और आधी रात को इधर क्या कर रही हो? चौकीदार जो ही साइकिल से नीचे उतरा तो माँ ने इसको गले से पकड़ लिया। चौकीदार खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगा। ओह खुदाया, ये क्या हुआ? चौकीदार की फंसी हुई आवाज़ आई और इसके हाथ से बैटरी गिरकर बुझ गई। माह में न जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि चौकीदार की बेहद कोशिशों के बावजूद भी चौकीदार खुद को छुड़ा न सका और वो माह के हाथों में झूल गया। माह के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरने लगी। वो चौकीदार को खींचती हुई एक वीराने में ले गई और इसकी गर्दन पर मुंह लगा लिया और शड़प शड़प खून पीने लगी। थोड़ी ही देर में चौकीदार का खून माह ने पी लिया और फिर चौकीदार के कपड़ों से अपने होंठ और मुंह को साफ किया। इस वक्त वो चुड़ैल दिखाई दे रही थी। वो घर वापस आ गई और आकर सुकून से अपने कमरे में सो गई। आज 20 दिन बाद इसकी प्यास बुझ चुकी थी। हर पल बेकरार रहने वाली लड़की को अब करार मिल गया था। आज वो सुकून से सोई थी और सुबह को वो सब कुछ भूल गई थी कि इसने रात को क्या किया। कुछ
किया भी था या नहीं। वो नॉर्मल दिखाई देने लगी थी। वो बल्कि खुद ही सोच रही थी कि आज इसको क्या हो गया है। आज प्यास की शिद्दत इसको परेशान क्यों नहीं कर रही। आज वो नॉर्मल क्यों है। पूरा दिन वो यही सोचती रही। फिर दूसरी रात भी वो सोई रही। आज फिर इसकी हालत गैर होने लगी थी। बहुत दिन गुजर चुके थे उसे खून पिए। वही पहले वाली कैफियत इस पर सवार होने लगी थी। वही साया इसको अपने जिस्म में हवा की मानिंद उतरता हुआ महसूस हुआ और फिर घर से बाहर निकल गई। आज वो दूर न गई थी बल्कि अपने हमसाए को ही इसने धर लिया था। वो माह का दीवाना था और यही दीवानगी इसकी मौत का सबब बनी। माह को रात की तन्हाई में देखकर वो इसकी तरफ आया और फिर माह ने इसको इशारा किया और एक तरफ चल दी। वो भी इसके पीछे पीछे चलने लगा और वो इस बात से बेखबर था कि माह के रूप में कोई चुड़ैल इसको कहीं लेकर जा रही है। चौकीदार की तरह इसकी गर्दन भी माह के हाथों में थी और वो इसकी गर्दन पर झुकी हुई थी। इसके खून से सराब हो रही थी। अब तो इसकी आदत बन गई थी कि हर हफ्ते किसी न किसी का खून पीना इसका मामूल बन गया और कोई भी न जान सका कि शहर में खून की होली खेलने वाली एक मासूम लड़की माहा है। अखबारों में मरने वालों की खबरें शाया होने लगी। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। कातिल का खोज लगाया जाने लगा मगर 3 महीने गुजरने के बावजूद भी कातिल पकड़ा न गया। शहर में हलचल मची हुई थी और लोगों ने घरों से रात को निकलना छोड़ दिया था। माहा की तबीयत भी अब खराब रहने लगी और हर रोज शिकार करने के लिए निकलती, लेकिन हर तरफ पुलिस वालों को देखकर वापस लौट आती। उस पर ये जुनून अब पहले की तरह नहीं था। अब वो हर रोज खून को तरसने लगती थी। इस पर बहुत भारी वक्त आ गया था। इसे यूं लगने लगा जैसे इसका जिस्म टूट रहा है। 17 दिन हो गए थे इसको शिकार किए हुए। आज जब वो थकी हुई टूटी हुई कॉलेज से वापस घर आई तो घर में दाखिल होते ही वो किचन में माँ के पास चली गई। इसकी माँ खाना बनाने में मसरूफ थी। अरे, आज तो बहुत एहतमाम हो रहा है हमारे लंच का। क्या हमारे घर में कोई आ रहा है? माहा ने चुपके से कहा। आ नहीं रहा बल्कि आ चुका है, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन? वो हैरत से बोली क्योंकि इसे अंदर तो कोई भी दिखाई नहीं दिया था। तेरे अब्बू के दोस्त हैं, अहमद, जो कि अब वो साइंसदान बन चुके हैं, माँ ने बताया। ओह, मैंने पहले तो कभी नहीं सुना था कि अब्बू का कोई दोस्त साइंसदान भी है। माँ ने कहा, हाँ बेटी, वो पहली बार हमारे घर आए हैं। 10-12 दिन हो गए हैं कि वो लंदन से आए हैं, इसलिए तेरे अब्बू से मिलने आए हैं। अच्छा, तो ये बात है। जाओ तुम भी इनको सलाम करो। वो इनको मिलने के लिए गई। कमरे के अंदर अब्बू और वो बातें कर रहे थे। फिर खाना लगा दिया गया। अहमद बड़े अच्छे मिजाज के आदमी थे। बातों बातों में इसने माया को बताया कि वो यहाँ सैर करने आए हैं। 10-15 दिन बाद वो वहाँ से वापस चले जाएंगे। इसके बाद फिर उन्होंने जाने की इजाज़त मांगी। अच्छा, तुम्हारे साथ और कौन कौन है? तुम हो और मेरे अलावा 2-3 दोस्त और भी हैं। हम सब इकट्ठे ही सैर को जाएंगे, अब्बू ने कहा। और बस, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। होटल कैंसिल कर दो, बस तुम हमारे साथ ही रहोगे। घर में आए हुए अब्बू के दोस्त जो अंकल अहमद थे। माया अंकल का शिकार करने का प्लान बना रही थी। इसकी रगें तनी हुई थी। वो बेचैन हो रही थी। इस बार तो वो शिकार को किसी सूरत हाथ से न जाने का इरादा कर चुकी थी। माया जो कि अहमद अंकल को कत्ल करने का इरादा कर चुकी थी, फिर उसने अपना इरादा तर्क कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा करेगी तो इसका सारा इल्ज़ाम इसके अम्मी अब्बू पर आएगा
और उनको जेल जाना पड़ेगा। बस यही सोचकर उसने इरादा तर्क कर दिया और वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन वो जान चुकी थी कि अहमद अंकल रात के वक्त सिगरेट पीते हैं। वो खामोशी से किचन से निकलकर चाय बनाने के बहाने उसने नींद में कुछ गोलियां मिला दी और चाय को ट्रे में रखकर कमरे में ले आई और सबको एक एक कप चाय का दिया। चाय पीने के बाद महा के अब्बू ने कहा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। बाकी भी अपने अपने कमरों में चले गए। महा कमरे से बाहर निकली और अम्मी अब्बू के कमरे में झांक कर देखा तो वो सो रहे थे, और फिर अंकल के कमरे में गई और हौले से इनका चेहरा थपथपाया। वो ये जानना चाहती थी कि अंकल होश में हैं कि नहीं। पूरी तरह तसल्ली कर लेना चाहती थी कि चाय में जो उसने नींद की गोलियां मिलाई थी वो अपना काम कर चुकी हैं या नहीं। अहमद अंकल भी गहरी नींद में थे। गोलियों ने अपना असर कर दिया था। फिर वो अंकल अहमद की गर्दन से मुंह लगाकर खून पीने लगी, लेकिन जल्द ही अपना मुंह पीछे हटा लिया। वो सोचने लगी कि वो इसका खून नहीं पिएगी, क्योंकि अगर इनका खून पिया तो इसकी मौत वाक़या हो जाएगी, और वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। फिर वो कोई प्लान तरतीब देने लगी। इसने यही फैसला किया कि वो इनका ज़्यादा खून नहीं पिएगी, बल्कि इतना ही पिएगी कि जिससे वो जिंदा रहें। और फिर इसने ऐसा ही किया। कुछ खून पीने के बाद वो अपने कमरे में आ गई और अब वो हर रोज़ इनका खून पीने लगी। अंकल अब सदियों के बीमार दिखाई देने लगे। इनका चेहरा पीला जर्द होने लगा, जिसको माहा के बाप ने जांच लिया और कहा, यार क्या बात है, तुम दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हो। खैरियत तो है, जबकि तुम इस तरह नहीं थे। पहले तुम्हारे चेहरे पर बहुत रौनक थी, अब तो मुर्दनी सी छाई हुई है। इनकी बात सुनकर वो खुद भी हैरान हुए कि मैं नहीं जानता क्या हुआ है। मुझे अपने जिस्म में अचानक से बहुत नकाहत महसूस होती है। यूं लगता है कि थक गया हूँ। आज तुमने एहसास दिलाया तो मैं जान गया हूँ कि मेरे साथ कुछ न कुछ तो हो रहा है। आज वो डॉक्टर अली के पास गए, इनका खून टेस्ट किया, और जब रिपोर्ट आई डॉक्टर अली ने कहा कि तुम जो नींद की गोलियां खाते हो वो बंद कर दो। आपके जिस्म में खून बहुत कम है। डॉक्टर की बात सुनकर वो हैरान रह गए और कहा, मैंने तो आज तक नींद की गोलियां इस्तेमाल नहीं की हैं। और फिर इसे याद आने लगा कि चाय के बाद इसको नींद आने लगती है और वो जल्दी सो जाता है, और चाय भी माहा लेकर आती है। लाजमी बात है कि कोई गड़बड़ तो ज़रूर है, और वो जल्दी सो जाता है। लेकिन खून पीने वाली बात इसकी समझ में नहीं आई थी कि नींद तो हो सकता है कि माहा की वजह से आती हो, लेकिन खून। और फिर एक और ख्याल इसके दिल में आया कि माहा खूबसूरत है, जवान है, हो सकता है कि वो किसी से प्यार करती हो और सब घर वालों को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाती हो, और फिर अपने महबूब से मिलने जाती हो। मैं ज़रूर इसकी वजह जानूंगा कि असल किस्सा क्या है, और फिर अपने आप को सेहतमंद करने के लिए कुछ दिनों के लिए वापस अपने शहर चले गए। अंकल के जाने के बाद माहा का फिर वही हाल होने लगा। इसके अंदर वो तड़प पैदा होने लगी। कोई भी रास्ता इसको दिखाई ना दिया, तो इसने फैसला कर लिया कि वो अपने माँ बाप का खून पिएगी। लिहाजा इसने माँ बाप को चाय में नींद की गोलियां मिला कर दी। पूरे आधे घंटे के बाद वो इनके कमरे में आई, जहाँ वो बेहोशी की कैफियत में सो गए थे। वो अपने अब्बू के पास गई और उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, अब्बू, मैं मर जाऊंगी अगर मैंने खून ना पिया। तो मेरे ज़िंदा रहने के लिए मेरा खून पीना बहुत ज़रूरी है। वो रोते हुए अपने अब्बू से बोलती जा रही थी, अब मुझसे मज़ीद सब्र नहीं होता। अब्बू,
آپ لوگوں کو مجھے زندہ رکھنے کے لیے یہ قربانی دینا ہوگی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے۔ پھر اس نے آنسو صاف کیے اور اپنے ابو کی گردن سے منہ لگا لیا اور مناسب مقدار میں خون پیا۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اس کا روز کا معمول بن گیا تھا کہ وہ ان کا خون پیتی، ایک دن باپ کا اور ایک دن ماں کا۔ وہ دونوں بھی انکل کی طرح کمزور ہونے لگے، ان کے چہرے پر بھی پیلا پن ظاہر ہونے لگا، ویسی ہی رنگت ہو گئی جیسی انکل احمد کی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر سے چیک کروانے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے اندر بھی خون کی کمی ہونے لگی ہے اور اس وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہو گئے۔ احمد انکل اپنی لیب میں تجربے کر رہا تھا کہ کس طرح خون نکلتا رہا ہے۔ آخر کار اس کے ذہن میں آئیڈیا آیا اور پھر ماہا لوگوں کے گھر گیا۔ وہاں دیکھا تو ماہا کی ماں اور باپ بھی برسوں کے مریض دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ سا گیا اور اپنا وقت یاد آ گیا کہ بالکل ایسی ہی حالت اس کی بھی ہوئی تھی۔ اب اس کو شک ہو گیا کہ ضرور گڑبڑ ہے، اور گڑبڑ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ ماہا ہی ہے۔ ماہا جو انکل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، بولی، واہ انکل، آپ تو بہت صحت مند ہو گئے ہیں، ماشاء اللہ، آپ میں تو بہت خون اتر آیا ہے۔ یہ بات سن کر اس کا شک مزید گہرا ہو گیا تو وہ بولا، بیٹی، تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی چائے آج بہت یاد آئی تو سوچا پھر جا کر تمہارے ہاتھ کی چائے پی جائے، اسی لیے آیا ہوں۔ ماہا اس کی بات سن کر مسکرا دی اور بولی، کیوں نہیں، میں ابھی جا کر آپ سب کے لیے بنا کر لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ چائے بنانے کے بعد اس نے اس میں نیند کی گولیاں ڈال دی اور ٹرے میں رکھ کر واپس لے آئی اور سب کو دینے لگی۔ انکل احمد چائے پینے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئے اور خود کار کیمرہ فکس کر کے سو گیا۔ رات کے 12 بجے ماہا نے دروازہ کھولا تو وہ سکون سے سو رہا تھا۔ آج ماہا نے خون زیادہ پی لیا تھا۔ صبح 9 بجے احمد انکل نے ویڈیو دیکھی اور پھر ماہا کی امی ابو کو بتایا اور ساتھ ہی ان کو ویڈیو بھی دکھا دی۔ وہ دونوں یہ سب دیکھ کر حیران خوفزدہ تھے اور رونے لگے، اس کی منتیں کرنے لگے کہ جلدی سے ہماری بیٹی کو ٹھیک کر دو، وہ ویمپائر بن چکی ہے۔ احمد نے کہا کہ مجھے اس کے ٹیسٹ کرنے ہوں گے۔ ماہا کا خون نکالا گیا۔ احمد نے کہا، کبھی اس کو آپ لوگوں نے خون لگوایا ہے؟ تو ماہا کی ماں نے کہا، ہاں۔ تو احمد انکل نے کہا کہ اس کو جس کا خون لگایا گیا ہے وہ کسی خون خوار کا تھا۔ یہ جو شہر میں ہزاروں لوگوں کا قتل ہوا ہے، ماہا قاتل ہے ان سب کی۔ اب ایک راستہ ہے کہ ماہا کا سارا خون تبدیل کرنا ہوگا، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اگلے دن ملک کے جتنے بلڈ بینک تھے ان سے خون منگوا لیا گیا اور پھر ماہا کو لگایا گیا۔ وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن اب کی بار وہ پیاس خون کی نہیں بلکہ پانی کی تھی، اور ماہا کے انکل احمد نے اس کا راز رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس میں ماہا کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے کسی خون خوار کا خون لگانے کی وجہ سے اس میں یہ تبدیلی پیدا ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ماہا کا راز رکھا۔ ماہا اپنی پرانی زندگی میں لوٹ آئی اور وہ یہ تک بھول چکی تھی کہ وہ کبھی ویمپائر بھی رہی تھی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔